तो अपन हस्तकला के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। और हस्तकला के बारे में जो विकास या बढ़ावा, कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थान बनाया गया उसका क्या नाम है? राज सिको। कब बना था राज सिको? 3 जून 1961 61 में बन गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में है। और राज सिको राजस्थान के विभिन्न जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हस्तकलाएं, उनको किस नाम से बाजार उपलब्ध करवाती है? अतः विपणन किस नाम से करती है? बाजार उपलब्ध किस नाम से करवाती है? या राजस्लिंग क्या है? राजस्थान के हस्त उत्पादों का एक ब्रांड नेम है। ठीक है। फिर अपन ने बात करेगी हस्तकला उद्योग है। उद्योग की कुछ श्रेणियां है। लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वृत्त उद्योग है। जिसमें से हस्तकला कौन सा उद्योग आता है? लघु श्रेणी का उद्योग है। हस्तकला को उद्योगों में लघु उद्योग का दर्जा 1993 में मिल गया था। खैर वो जब आप ज्योग्राफी में उद्योग वगैरह पढ़ोगे तो नीतियां, उद्योग नीतियां, खनिज नीतियां वो सारी आती है, तो वहां पढ़ लेना। हस्तकला उद्योग है। इस हस्तकला के लिए राजस्थान सरकार ने 2022 में 17 दिसंबर 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है। हस्तशिल्प नीति। लास्ट में अपन कहाँ चल रहे? तेरे कुछ लिखवाया छोड़ा था क्या बीच में? यही लिखवाया था ना? हाँ, ये तो ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? तो 2022 में। जब आप पढ़ोगे, वन पढ़ोगे तो वन नीति होती है कि कैसे क्या कलाकारों को कितना वेतन मिलना चाहिए, कौन कौन से इवेंट होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग नीतियां हैं। खनिज के लिए अलग नीति है, हस्तशिल्प के लिए पहली बार नीति जारी की गई। अभी लेटेस्ट ही मामला है, करंट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, करंट तो 2022 का है, लेकिन नया नया मामला है ना। 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी। फिर अपन ने बात करी कि शिल्प ग्राम है तो खूब सारे, लेकिन शुरुआत के 3 शिल्प ग्रामों के नाम आप ध्यान रख लेना। शिल्प ग्राम, पहला शिल्प ग्राम है आपके उदयपुर के अंदर है, हवाला। उदयपुर, पालगांव, जोधपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर। और अभी 2022 में ये जो मोलेला है राजसमंद का, वहां भी शिल्प ग्राम बनाने की घोषणा की गई थी। तो वैसे खूब सारे ही है, लेकिन ये सबसे पहला अगर शिल्प ग्राम आपको पूछे तो हवाला गांव आपको ध्यान रखना है। ये सब चीजें तो बहुत पुरानी हो गई, तो इनका ऐसे तारीख वारीख भी पूछी जाती है। फिर एक चीज आती है जीआई टैग। सुना है ना? क्या होता है? फुल फॉर्म थोड़ी पूछिए, होता क्या है? ये लिख लिया सबने? लिखे। तो सुपरवाइजर का लास्ट एग्जाम किस किसने दिया था? एक ने नहीं दिया? एक ने दिया था, इधर दिया था, दिया था, तैयारी करके दिया था। अच्छा,
हाँ ठीक है, नीचे कर ले तो दे दिया तो दे दिया, पेंसिल थोड़ी मिलेगी जो एग्जाम दे दिया तो हाथ ऊपर करके खड़ा है। तो इसमें क्वेश्चन आया था सोजन की मेहंदी का। वैसे तो कोई इजी नॉर्मल क्वेश्चन कोई भी बता सकता है, लेकिन वो क्यों आया, अपन जब लास्ट जो बैच था ना उस समय चर्चा जब किया करते थे तो मैं आपको कह रहा था कि 5 नई नई चीजों को जीआई टैग मिला, बताया था हस्तकलाओं में, यहाँ भी और ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ भी है। तो जो 5 नई चीजें थी, पूछने वाला तो 5 में से ही पूछ सकता है, लेकिन वर्तमान में 21 राजस्थान के ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। उनमें से 16वां जो प्रोडक्ट था ना वो सोजन की मेहंदी था। उसके बाद 5 नई चीजों को 2023 में जीआई टैग मिला था। तो 16वां जो उत्पाद था वो उससे जोड़कर वहां पर पूछ लिया। वो इजी था, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्यों आते हैं वो चर्चा में जो रहती है वो चीजें आती रहती है। तो जीआई टैग जैसा कि आपने फुल फॉर्म तो बताई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यही होता है या और कुछ होता है? यही होता है। तो होता क्या है इसमें, बस फुल फॉर्म तो हो गई, लेकिन है क्या चीज ये? बता, झालर क्या होती है बता, कोटा वाली बताएगी, खड़ी हो, अरे खड़ी हो, अरे तू बैठ जा, एक और है। हाँ बता, झालर क्या होती है? बताया था ना तेरे को एक दिन झालर, नहीं बताया था आप लोगों को झालर है? बताया था। उसको क्या देख रही है, वो झालर लग रही है तेरे को? अरे इतने जोर से क्या हंस रहे हो तुम, खुद घर पे जाके कांच में देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी कि झालर क्या होती है। झालर नहीं बताया था क्या होता है? हाँ क्या होती है बता फिर, है? झालर मतलब सबसे ज्यादा जो स्मार्ट होता है उसको क्या कहते हैं अपने, झालर। यही बात है। झालर वाद्य यंत्र होता है, बताया था ना। झालर किस कैटेगरी का वाद्य यंत्र है? घन कैटेगरी का है। अरे जब मंदिर में जाते हो वैसे तो जाते कम ही हो, अब गाँवों में क्या होता है जब मंदिर में आरती वगैरह होती है, अरे बैठने को तो कहा ही नहीं था, बैठी कैसे? झालर है, क्या नाम है अपने, कोटा। बैठने को क्वेश्चन तो अब आ रहा है जीआई टैग बता। वो तो तू बात कर रही थी इसलिए वो पहले वाला पूछा, अब जीआई टैग क्या होता है, तो इंग्लिश मीडियम है ना। हाँ क्या होता है जीआई टैग? ऐसे ऐसे इशारे नहीं करने, थोड़ा जोर से लाउडली। ठीक है, स्थान विशेष के नाम से जब उस उत्पाद को पहचाना लग जाए उसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 10 साल के लिए गवर्नमेंट एक पेटेंट, जो नीतियां हैं उद्योग की, उसके अंदर एक पेटेंट नीति है कि किसी के नाम से पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट को, किसी चीज को अपन पेटेंट करवा लेते हैं तो उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट अधिनियम भी है कॉपीराइट वाला। एक जीआई टैग होता है, जीआई टैग का मतलब है कोई काम स्थान विशेष पर हो रहा है, जैसे कोटा डोरिया, तो वो काम अब कोटा डोरिया के नाम से कोटा लोकेशन से पहचाना जाएगा। बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेर वाली लोकेशन से वो पहचाना जाएगा। 10 साल के लिए स्पेशल कोई भी उसे प्रोडक्ट के लिए जो छूट रियायतें दी जाती है ना, उस क्षेत्र विशेष में दी जाती है। और स्थान विशेष के नाम से जब उत्पाद की पहचान होने लग जाए तो उस क्षेत्र में उन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा उसी चीज की इंडस्ट्री लगे, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक टैग दिया जाता है, जीआई टैग। 10 साल के लिए मान्य होता है। राजस्थान रिन्यू भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में अब तक 21 ऐसे हस्त उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जिनको क्या मिल चुका है, जीआई टैग। अब ये 21 आप याद करो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। बाकी इनमें से सबसे पहले जिस कला को फर्स्ट जीआई टैग अपने राजस्थान में मिला था वो है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया की साड़ी होती है, उसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था लगभग 2006-7 में। एक जीआई टैग तो वस्तु को मिलता है, मतलब एक तो साड़ी को मिलेगा, एक इसके नाम को ही कोई यूज नहीं कर सकता, इसका जो लोगो होता है ना उसको भी जीआई टैग मिलता है। तो लोगो को भी मिला हुआ है और इसे प्रोडक्ट को भी मिला हुआ है।
अब ये 6 में मिला 10 साल के लिए होता तो पहले वाले तो कम पूछे जाएंगे आपको, बाकी आपको सारे के सारे साथ में दे देंगे, आप जितने चाहे याद कर लेना। बाकी अभी 2023 में 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला, टोटल तो कितने हैं 21। तो 2023 से पहले कितने को मिल चुका था 16वां जो प्रोडक्ट था वो था सोजत की मेहंदी। अब ये सोजत मेहंदी, मेहंदी का नाम भी किस जगह के नाम से हो रहा है सोजत, तो ये जीआई टैग प्राप्त है। 5 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला था। आपके बीकानेर में कौन कौन सी कलाएं प्रसिद्ध है भाई? एक तो उस्ता कला, उस्ता कला बीकानेर, तो नाम हो गया बीकानेर की उस्ता कला, जीआई टैग मिल गया। तो बीकानेर की कशीदाकारी, कशीदाकारी भी बीकानेर से। एक है जोधपुरी बंधेज, बंधेज का वैसे मैक्सिमम जो काम होता है शेखावाटी और जयपुर में होता है। बंधेज की सबसे बड़ी जो मंडी है वो जोधपुर में है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन और जो आयात निर्यात होता है वो कहां से? जोधपुर से। बाकी शेखावाटी में बंधेज का सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है। बंधेज होता है क्या जानते हो? क्या होता है? हाँ, जिनको वस्त्र पढ़ा दिए उनको तो भाई पता ही है। बाकी बंधेज क्या होता है? तो हाथ खड़ा कर रही थी, बता। हैं? एक टाइप की प्रिंट होती है। हाँ, प्रिंट तो होती है, लेकिन कैसे बनाते हैं बंधेज को, चलो इस पर भी आगे बात करेंगे। तो एक तो उसका कला, एक कशीदाकारी और एक जोधपुरी बंधेज। इसके अलावा कोम्तगिरी कला, आगे ये कला होती क्या है इस पर बात करेंगे। जो हथियार होते हैं, मतलब आपके तलवार वगैरह है धातु के बने हुए, चाकू छुरियां हैं, उन पर डिजाइन बनाने की कला है। ये जयपुर में भी काम होता है, उदयपुर में भी काम होता है। जो पहचान है कोमगिरी की वो अलवर और जयपुर से है, लेकिन उदयपुर में काम होता है, इसलिए उदयपुर की कोमगिरी के नाम से जीआई टैग दिया गया। और एक है आपकी मोलेला, मोलेला में कौन सी कला आती है? टेराकोटा। इन 5 प्रोडक्ट को 1 2 3 4 और 5, इनको 2023 में कौन सा टैग मिल गया था भाई? जीआई टैग। तो टोटल राजस्थान में कितने प्रोडक्ट है? 21। 16वां कौन सा है? सोजत मेहंदी। और 2023 में ऐसा पूछेगा आपको, हाल ही में वर्ष 2023 में किन हस्त उत्पादों को जीआई टैग मिला? सीधी लाइन में 5 नाम दे सकता है, या किसको नहीं मिला। तो उसका कला बीकानेर को मिल चुका है, कशीदाकारी जोधपुरी बंधेज, कोपगिरी और टेराकोटा। टेराकोटा के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। लिखो ये बात। जीआई टैग वैसे 10 साल के लिए होता है। हाँ, झालर की बात नहीं, झालर में जो मंदिरों में घंटी होती है ना, वो वाला नॉर्मल वाला घंटा नहीं भाई, नगाड़े वगाड़े बजाते रहते हैं। और एक पित्तल की प्लेट सी एक होती है, वो जो प्लेट होती है उसको कहते हैं झालर। ये तो लिख लिया। आगे लिखो राजस्थान के, पहले लिखो जीआई टैग। क्या लिखा है आपने? राजस्थान में जीआई टैग, चलो कोई बात। राजस्थान में जीआई टैग सामने लिख लो। 21 हस्त उत्पादों को, 21 हस्त उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अगली लाइन, जीआई टैग प्राप्त करने वाला, जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम हस्तशिल्प कोटा डोरिया। 2006। जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम हस्तशिल्प कोटा डोरिया।
आगे देखो, वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में 5 हस्तकलाओं को जीआई टैग दिया गया। वर्ष 2023 में 5 हस्तकलाओं को, हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया, जिसमें उस्ता कला बीकानेर, कशीदाकारी बीकानेर, जोधपुरी बंदेज, कौटगिरी उदयपुर, टेराकोटा मोलेला। क्या हुआ? कशीदाकारी बीकानेर, ये सामने लिख रखा है ना। लिख लिया? तो कितने प्रोडक्ट को मिला अब तक? 16वां कौन सा? सोजत मेहंदी, 16वां जीआई टैग नीचे लिख लो। 16वां सोजत मेहंदी है, उसके बाद 5 को और को मिल गया, तो मतलब टोटल 21। 16वां जीआई टैग सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी, सोजत नाम लिखना नहीं आता क्या? है? तेरी पड़ोसन देख रही उधर बोर्ड पे, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। अब यहां तक किसी के कोई समस्या? देखो क्या करते हैं इनमें, ये सारे आगे अपन चर्चा करेंगे कि टेराकोटा क्या होती है, कौशगिरी क्या होती है, तो आप सब रखें। पुस्ता कला के बारे में अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे। ऊंट की खाल पर गोल्डन जो पेंटिंग की जाती है उसको उस्ता पेंटिंग कहते हैं। उस्ता इसलिए नहीं कहते हैं कि ऊंट की खाल पर हो रही है, इसके जो कलाकार है वो उस्ताद कहलाते हैं, इस वजह से इसका नाम हो गया उस्ता कला। कशीदाकारी, देखो एक और चीज, आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे अपन बहुत सारे कपड़ों से रिलेटेड कला की बात करेंगे। एक तो बुनाई है, एक कढ़ाई है, कुछ अंतर है क्या? बता, क्या ही फर्क है? क्या अंतर होता है? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ जाते हैं कि बुनाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। कढ़ाई के लिए तो कशीदा मतलब क्या होता है? कढ़ाई होता है। तैयार कपड़े को जब सजाया जाता है तो वो तो कौन सा काम हो रहा है? कढ़ाई का काम। और कपड़ा तैयार करने के लिए धागे की क्या की जाती है? बुनाई। तो दरी बनानी है तो क्या करेंगे? बुनाई करेंगे।
तो दरियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, आगे अपन बात करेंगे, नागौर की हो, चाहे टोंक की हो, चाहे चित्तौड़ के अकोला की हो, तो उनमें से कोई प्रश्न ऐसा पूछा गया था। इधर जालोर में कढ़ाई का काम होता है, शेखावाटी में काम होता है, पेशवर्क। तैयार कपड़े को जब सजाया जाता है तो वो है कढ़ाई, और कपड़ा बनाना, चाहे दरी बनाओ, चाहे कोई बेडशीट बनाओ, छपाई का काम फिर अलग हो जाता है। कढ़ाई अलग होती है, बुनाई अलग होती है, और छपाई अलग होती है। तो यहाँ तक भाई ठीक है। बाकी सारी बातें टेराकोटा में, कोटगिरी में आपको बोले बंदेज जानते ही हो। बंदेज में क्या होता है, प्लेन कपड़ा लिया जाता है, कपड़े को रंगने की अलग अलग टेक्निक्स है। अगर सफेद कपड़ा लिया, रंग में डूबोकर ठप्पा अलग से लगा दिया तो ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाएगी, ठप्पा छपाई हो जाएगी। उसी कपड़े को रंगने के लिए, मान लो ये कोई कपड़ा है, मान लिया गया, ये क्या है, कपड़ा है। कपड़ा कैसा है, अरे काला नहीं है, कपड़ा होता है हमेशा व्हाइट। काला तो तुम्हारा मन है, इसलिए सब काला ही है, इसलिए तुम हर चीज कैसे दिखती है, काली। चलो अभी पीपीटी लगाएंगे तो पीपीटी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखाए गए हैं। व्हाइट कपड़ा है, इस कपड़े को रंगना है कि भाई इधर वाले रंग एरिया के अंदर मेरे को रंग चाहिए नीला, और बीच बीच में मेरे को कुछ डिजाइन चाहिए। तो इस कपड़े को कुछ जगह से बांध देंगे। बांध दिया, आपने ऐसे कोई चुनरी वगैरह ओढ़नी, दुपट्टा देखा है जिसमें वो गोल गोल बिंदियां होती है, देखिए वो देखिए ना, कोई बात नहीं, आगे चलकर दो भी बढ़ जाना, काम कर लेना, देखता रहना। सपना है तेरा, देखना ही है, तो हमने क्या है दुकान खोल लेना, नए नए अलग अलग टाइप के कपड़े आएंगे, आराम से देख लेना, है ना, देखना ही है, उनको खराब मत कर देना, ठीक है। अब ऐसी बिंदियां देखिए आपको, आगे वस्त्रों में जो पड़ेंगे इन बिंदियों का भी अलग अलग डिजाइन होती है, अलग अलग नाम होता है। ऐसा जो कपड़ा होता है ना, उसको कहते हैं बंदेज। अब ये बिंदिया बनाने के लिए, अब जैसे ये तो मैंने लाल रंग की बिंदिया बनाई है, बाकी हमेशा ये बिंदिया कैसी होती है, सफेद होती है। ये बिंदिया सफेद होगी, बाकी कपड़ा अलग रंग से होता है। व्यापार ने कपड़ा काला नहीं लिया, लाल कपड़ा लेना था, तो उसमें सफेद बिंदिया बनानी थी। इस कपड़े को लाल रंग से जब रंगना है तो कुछ जगह से इसको बांध देंगे। ये जहां जहां बिंदिया, यहां से इसको बांध दिया जाता है। आपने आसपास में देखा होगा, महिलाएं बैठी रहती है, रोज कुछ ना कुछ धागे से ऐसे करती रहती है, नहीं देखा तुमने कभी, निनान करता देखी है सारी वो बात शहरों में ज्यादा होता है ना, गाँव में तो पंचायत ऐसे फुर्सत नहीं, काम से फुर्सत नहीं, शहरों में बैठे बैठे कहीं करे, तो वो कपड़े को ऐसे बांधते रहते हैं। कपड़ा बांध कर कोई जो भी कंपनी का मालिक है, जो भी है, उनको भेज देते हैं वो बांधने के। छोटे छोटे जो हस्ते कारीगर काम करते हैं, पापड़ बनाने का, ये सारे के सारे आगे अपन पढ़ेंगे। तो जहां जहां बांध दिया, उसको बांध कर पूरे कपड़े को कलर में डिप कर दिया। पूरा एक कपड़ा था व्हाइट, यहाँ से सब बांध दिया छोटे छोटे धागों से, फिर लाल रंग के जो कलर का डब्बा था उसके अंदर इसको डाल दिया, तो बाकी सब जगह तो रंग लग गया, लेकिन जहां पर ये बंधा हुआ है उस एरिया पर कलर लगेगा क्या, उसको खोलते हैं फिर वो व्हाइट निकलेगा, तो वहां पर ऐसी ऐसी बिंदियां बन जाती है। इसको रंगा, रंगने के लिए पहले अपन ने कौन सा काम किया था, इसको बांधा, बांधा नहीं था क्या, बांध कर रंगा, इसलिए ये कला कौन सी कहलाती है, बंदेज। ठीक है, आगे डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। इन बिंदियों को कहते हैं भाई मुकेश। हाँ, फिर बात करें टेराकोटा की। टेराकोटा मिट्टी से रिलेटेड होता है। मिट्टी से जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, चाहे खिलौना हो, चाहे कोई देवताओं की मूर्तियां हो, उनको बनाने की जो कला होती है उसको टेराकोटा कला कहते हैं, मिट्टी से संबंधित है। स्पेशली जो अपने कुम्हार घड़े, मटकियां, खिलौने, मूर्तियां जो बनाते हैं ना, वो सारी की सारी कला कौन सी होती है, टेराकोटा की। आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे। मोलेला गांव इसके लिए बड़ा फेमस है, और भी जैसे हरजी गांव वगैरह भी इसके लिए फेमस है। तो फिलहाल आप अपना ध्यान रखें कि 5 ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको कब 2023 में जीआई टैग मिल गया। बाकी जितने भी नाम है उनका डिटेल में बात, इनका कोई फेमस कलाकार है तो कलाकार की भी बात होगी, कोई विशेष चीज है तो वो सारी बातें अपन करने वाले हैं, लेकिन समय के साथ। तो यहां तक भाई सारी बातें क्लियर है क्या? अरे आवाज नहीं आई।
तुम्हारे होने समझ में आयो, बाकी सा गए आयोगे आई सी तो बताए होना जाने। चलो अब एक एक करके अपन बहुत सारी कलाओं पर बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आपका क्वेश्चन होता है राजस्थान में, वो एक कला का रहता है पोट्री। कौन सी कला है? पोट्री कला है। पोट्री कला क्या होती है, देखा है कभी? चाय पीते हो गया, चाय पीते हो तो कब देते हैं? देखें कब किसके बने हुए होते हैं? कैसी मिट्टी के? चीनी मिट्टी के। काली के हो या धोड़ी के हो, होती वो चीनी मिट्टी है। उस चीनी मिट्टी का मतलब है चिकनी मिट्टी है, ठीक है ना। उस मिट्टी से कोई प्रोडक्ट बनाया, मतलब प्रोडक्ट किससे बना? मिट्टी से। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं ये भी कौन सी कला है? टेराकोटा कला, है ना। टेराकोटा का मतलब तो है कि कच्ची मिट्टी से बर्तन बन रहे हैं, ज्यादा पकाने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती, इनमें फिर और काम करना पड़ता है। कप प्लेट आपने देखे तो उनपे कोई ना कोई डिजाइन बड़ी रहती है, होती है क्या? नहीं रहती? थोड़ा ढंग का लाया कर, तो डिजाइन वाले महंगे आते हैं, चाहे कप ले लो या कुछ और ले लो, पैसे खर्च, जैसे जैसे पैसे खर्च करोगे वैसे वैसे डिजाइनें आती रहेगी। तो कप प्लेट नॉर्मली सबने देखे हैं, उन पर जो आपके चित्र बने हुए होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो भी चित्रकारी की जाती है वो कौन सी कला होती है? पोट्री। अपने यहाँ नहीं होती थी ये कला, पर्सिया ईरान में, पर्सिया नाम की जगह है ईरान, वहां से ये कला प्रारंभ हुई। तो इस कला का जन्म कहां पर होता है? पर्सिया ईरान। पर्सिया से इसके कुछ कलाकार लाहौर में आ गए। लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में। लाहौर में अकबर जब राजा था, अकबर की राजधानी लाहौर भी हुआ करती थी। पहले आगरा अकबर ने फतेहपुर सीकरी, बाद में लाहौर में मुगल दरबार लगाया। इस मुगल दरबार में कलाकार कहां से आए थे? पर्सिया से। तो ये कला पर्सिया से कहां पर आ गई? लाहौर। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे अपने आमेर के एक राजा, जिनका क्या नाम था? मान सिंह। मान सिंह ने देखा कि भाई ये कप प्लेट ये तो जोरदार है, तो यहां से कारीगरों से बात की, 2-4 कप प्लेट मटके लिए, और मान सिंह इन कलाकारों को लेकर कहां पर आ गए थे? आमेर। तो ये कला लाहौर से अपने कहां पर आई थी? आमेर। आमेर या अपन इसको क्या कह सकते हैं? जयपुर। तो तुम्हें पूछे पोट्री कला का जन्म कहां पर हुआ? पर्सिया ईरान। राजस्थान में ये कला कहां से आई? तो लाहौर से आई। राजस्थान में लाहौर से आई, जबकि कला स्टार्ट कहां से हुई है? पर्सिया से। राजस्थान में कलाकार सबसे पहले कहां पर आए? आमेर। कलाकारों को लाया कौन? मान सिंह। तो ब्लू पोट्री, आगे बात करेंगे इसको लेकर। तो पोट्री कला के कुल अलग अलग टाइप। बर्तन सारे के सारे कौन सी कला के? पोट्री के। पोट्री होती क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी है। अगर वो चित्रकारी नीले रंग से हो रही है तो पोट्री को अपन क्या कहते हैं? नीली पोट्री। अगर वो चित्रकारी काले रंग से हो रही है तो उसको अपन कहते हैं ब्लैक पोट्री। अगर वो गोल्डन कलर से हो रही है तो वो कौन सी हो जाएगी? गोल्डन पोट्री। अगर उस पोट्री के इन एक और पोट्री होती है कागजी पोट्री। बहुत सारे लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि बर्तन ही किसके बने हुए हैं? कागज के। जबकि कुछ बर्तन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, बहुत पतले बर्तन होते हैं कागज की तरह। तो कागज की तरह जो हल्के और पतले बर्तन बनाए जाते हैं उनको कहते हैं कागजी पोट्री। कुछ पोट्री के प्रकार है। कुल मिला के सारे जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं? पोट्री। फिर अलग अलग रंग से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अपने काम की बात है, राजस्थान में पोट्री कला किसके समय शुरू हुई थी? मान सिंह। मान सिंह एक दो मटका लेकर आ गए, मटका यूं पड़ा रहा, कलाकार ज्यादा मटके बनाए नहीं, बर्तन बनाए नहीं, कला हो गई विलुप्त। मान सिंह के टाइम तक आ गई, लेकिन विशेष किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर जयपुर में एक राजा हुए, राजा का नाम है राम सिंह। राम सिंह भी कौन से वाले? सेकंड। राम सिंह फर्स्ट तो मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में राजा बने थे राम सिंह, और ये आपके जगत सिंह के बाद में राजा बने थे, जो क्रांति के समय थे। क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर को कैसा रंग दिया? गुलाबी। कौन सा हॉल बनाया था? अल्बर्ट हॉल। किसके आगमन पर?
किसके आगमन पर? प्रिंस वेल्स। वेल्स का राजकुमार कौन था? अल्बर्ट। नाम तो अल्बर्ट था लेकिन कहां का था? वेल्स का। इसलिए आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रिंस वेल्स। वेल्स का जो ये राजकुमार है, जब वेल्स का राजा बना तो किस नाम से बना? एडवर्ड। एडवर्ड सप्तम। तो एडवर्ड सप्तम जब राजा बना तो जयपुर से उसके राजनीति में भाग लेने के लिए कौन गया था? माधो सिंह गया था। तो वही राम सिंह है ये बड़ा। तो राम सिंह सेकंड ने वो कप प्लेट देखे, यार ये तो जोरदार है, कि अब क्यों नहीं बढ़ते कि अब इसके कलाकार अपने यहाँ नहीं है, तो कोई तो होगा कि इसका काम होता है, लेकिन अब इसका काम कहां पर हो रहा है? दिल्ली। तो दिल्ली से इस कला को वापस अपन को लाने के लिए दिल्ली में एक बड़ा प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है भोला कुमार। इस भोला कुमार का अपन को क्या खरीदना पड़ेगा? कोर्स। उस टाइम में ऑनलाइन कोर्स तो था नहीं। तो राम सिंह ने दो कारीगरों को, एक का नाम था कालू और एक का नाम था चूड़ा, इन दोनों को भेजा कि भाई तुम जाओ किससे कला सीख कर आओ? भोला कुमार से। तो राम सिंह के समय दो व्यक्ति कालू और चूड़ामन कहां पर चले गए? दिल्ली। कौन सी कला सीखने के लिए? पोट्री कला। और जयपुर में जो पोट्री है वो कौन सी है? नीली पोट्री है। तो ब्लू पोट्री दोबारा से किसके समय स्टार्ट हुई थी? राम सिंह। राम सिंह के समय से फिर काम स्टार्ट हो गया इसका जोर शोर से। इसलिए राम सिंह का काल पोट्री कला या ब्लू पोट्री का कैसा काल माना जाता है? स्वर्ण काल। कौन सी हस्तकला की बात कर रहे हैं? पोट्री कला। क्या होती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर है कारीगरी। कहां से स्टार्ट हुई? पर्सिया से। पर्सिया से कारीगर कहाँ आए? लाहौर। लाहौर से राजस्थान में कौन आया? मानसिंह। पोट्री कला का जनक राजस्थान में कौन है? मानसिंह। पोट्री कला का स्वर्ण काल किसका काल है? राम सिंह का। राम सिंह ने कलाकारों को भेजा कहां पर है? दिल्ली। किसको भेजा? कालू और चूड़ामन। ट्रेनिंग किसने दी थी? भोला कुमार। तो इन दोनों ने किसके नोट्स पढ़े थे? भोला कुमार। बाद में धड़ाधड़ बर्तन बनाए तो राम सिंह का काल कौन सा काल हो गया? स्वर्ण काल। तो यहाँ ध्यान देना है। बहुत बार 100 में से 99 बार जब प्रश्न आया तो ब्लू पोट्री का जनक किसको माना गया है? मानसिंह को। एक बार ऐसा प्रश्न आया हुआ कि ब्लू पोट्री का जनक कौन है, और वहां पर मानसिंह भी ऑप्शन है और राम सिंह भी ऑप्शन है, और ऑप्शन सही कौन सा कर दिया गया है? राम सिंह। तो दोबारा से ब्लू पोट्री सही बात है। पूछा क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो बुक आती है गवर्नमेंट के ऑफिस से जिसका नाम है सुजस, उस सुजस में इस ब्लू पोट्री का जनक किसको माना गया है? राम सिंह। तो एक बार पूछ लिया गया, तो ऐसा हुआ है तो आगे भी क्या पता हो जाए, लेकिन 99 बार जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जनक जब पूछे तो आपको कौन सा बताना है? मानसिंह। जब मानसिंह है ही नहीं तो अपन कौन सा दे देंगे? राम सिंह। अब ये बोर्ड की भी मंशा को अपना कह नहीं सकते भी, आप जब चेक करोगे PYQ तो आपको दिखेगा हर बार मानसिंह 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 है, लेकिन एक बार शायद आपके एग्रीकल्चर का ही कोई एग्जाम था, या तो एओ का एग्जाम था या WO या ARO या किसी ना किसी का एग्जाम था, उसके अंदर उसमें जनक आपको किसको मान लिया गया है? राम सिंह। तो दोनों बातें आपको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना है। चलो लिखो पहले थोड़ा सा। पोट्री कला। पोट्री कला चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी। प्रारंभ पर्सिया, ईरान से। मानसिंह फर्स्ट कलाकारों को लाहौर से आमेर लाए। इस पोट्री कला का एक और नाम है। बर्तनों का निर्माण हो रहा है मिट्टी से। आपने ऐसे शब्द सुने होंगे, मर्ण मूर्तियां। सभ्यता वगैरह पढ़ोगे तो मर्ण मूर्तियां मतलब वो मूर्तियां कैसी है? मिट्टी की है। तो ये मिट्टी की कला है, इसलिए मर्णमय कला भी इसको कह देते हैं। अन्य नाम है, ये सुपरवाइजर एग्जाम शायद 2018 का क्वेश्चन था
कि मर्ड में कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है या मर्ड में कला कौन सी है। तो ये जो पोल्ट्री कला है इसी का दूसरा नाम है मर्ड में कला। इसका मतलब ये नहीं कि कला मरी हुई है, क्योंकि ये मिट्टी से बन रही है इसलिए इस कला को मर्ड में कला कहते हैं। मर्ड में कला, मर्डम में कला नहीं आता है। तो अभी मैंने पहले क्या कहा, यही काम मिट्टी से हो रहा है, मिट्टी से प्रोडक्ट बनते हैं, उसको कौन सी कला कहते हैं, टेराकोटा। तो ये जो पोल्ट्री कला भी एक तरह की कैसी कला है, टेराकोटा की कला। कौन सा, वहां पोल्ट्री कला था क्या? हाँ, तो ये भी आ सकता है इसका। वो मल्ट में मिट्टी से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो मल्ट में कला ही है। हाँ, सेकंड थोड़ी लिखा है, फर्स्ट लिखा ना मैंने। अरे आमेर में तो कछुआ वंशी था ना। अरे मान सिंह सेकंड, तो लास्ट में जो अंतिम राजा था अकबर के टाइम मान सिंह फर्स्ट था। अकबर के जो नवरत्नों में शामिल था मान सिंह फर्स्ट। 1550 से 1614 तक जिंदा रहा था कौन, मान सिंह। और सेकंड था आपके 1947, आजादी वाली बातें हो रही है। 1500 और 1900 में कितना फर्क है, 300-400 साल। मानसिंह फर्स्ट या फिर मिर्जा राजा मानसिंह भी आ सकता है। मानसिंह जो फर्स्ट था उसको अकबर ने मिर्जा का टाइटल दिया था और एक फरजंद का टाइटल दिया था, दो टाइटल है उसके। सेकंड वाला है सवाई जय सिंह को सवाई का टाइटल मिल गया। उसके बाद जितने भी राजा हैं उनके नाम के आगे क्या लगता है, सवाई। तो ये फर्स्ट या मिर्जा मान सिंह आ सकता है। अकबर के टाइम में वही था वो। क्या हुआ इसको, बस। चलो रिकॉर्डिंग इतना तो लिख लिया ना, ये हो गया काम पूरा। अब ये जो पोल्ट्री है ये भाई कुछ अलग अलग टाइप्स की है। एक पोल्ट्री है जिसमें नीले रंग से चित्र बनते हैं तो वह पोल्ट्री है ब्लू पोल्ट्री। ये लिखो आप, लेक्चर माइक नहीं चल रहा है 19 नंबर में, डबल ओ। क्या हुआ, ब्लूटूथ वाला। कह रहा था ना बैटरी चेंज कर दो।
तो अपने राजस्थान में ये 3-4 तरह की पोटरी है। पोटरी मतलब वही चीनी मिट्टी के बर्तन। अगर नीले रंग से पेंटिंग है तब है ब्लू पोटरी, ब्लैक रंग से पेंटिंग है तब कौन सी, ब्लैक पोटरी, और बर्तन गोल्डन पेंटिंग है तब है सुनहरी पोटरी, और अगर हल्के हैं कागज की तरह तब है कागजी पोटरी। कागजी टेराकोटा भी इसको कह सकते हैं। प्रश्न आया हुआ है कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मिट्टी की कलात्मक वस्तु है, मतलब कौन सी कला, टेराकोटा। तो इसमें भी मिट्टी से बन रहे, तो इसको भी कह देते हैं भाई, ठीक है। और पोखरण पोटरी, पोखरण जैसलमेर में है। लाल रंग से यहाँ पर डिजाइन बनाई जाती है, लाल रंग से काम होता है पोखरण में, काले रंग से कोटा में। अब एक बार प्रश्न आया इसी पोटरी कला का कि सुंदर चीनी मिट्टी के फूलदान कहाँ बनाए जाते हैं। तो बर्तन तो बन रहे हैं कहां पर, आपके जयपुर में। फूलदानों का निर्माण कहां किया जाता है, कोटा में। ब्लैक पोटरी में फूलदान बनाए जाते हैं, ब्लैक पोटरी में। चलो आगे डिटेल में लिखेंगे इसमें कुछ, कितना आपने लिख लिया। ये क्लासिफिकेशन अपने राजस्थान की पोटरी का नॉर्मल क्वेश्चन लोकेशन से आएगा, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। जिसका डिटेल क्वेश्चन आता है वो आपके ब्लू पोटरी। नहीं लिखा, अरे क्या कर रहे हैं। तो राम सिंह वाला तो लिखेंगे ना। अब राम सिंह वाला तो लिखवा रहा हूं। राम सिंह वाला सारा काम कहां पर हुआ, कहां पर हो रखा था, जयपुर में। और जयपुर की कौन सी कला प्रसिद्ध है, ब्लू पोटरी। तो मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है। अब यहां लिखना है उसको, अब लिखना आप शुरू कर सकते हो यहाँ पर। तो पोटरी वही है, सिर्फ नीले रंग से चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी कर देंगे तो वो आपकी ब्लू पोटरी हो जाएगी। अब ये जो ब्लू पोल्ट्री के बर्तन होते हैं ना, ये बहुत महंगे होते हैं। इसलिए इस पोल्ट्री को पैसे वाले लोग खरीदते हैं, इसलिए इस पोल्ट्री का एक नाम है रईस पोल्ट्री। अब मानसिंह फर्स्ट या मिर्जा मानसिंह एक ही आदमी है दोनों, ठीक है। ये मिर्जा मुगलों का टाइटल हुआ करता था। तो अकबर ने मानसिंह बचपन पूरा का पूरा मानसिंह का अकबर के साथ में बीता। 1550 में जन्म हुआ, 12 साल की एज में मानसिंह मुगल दरबार में चला गया था। तो बचपन शिक्षा दीक्षा लगभग वही हुई। तो बहुत खास मानता था मानसिंह को, और मानसिंह को फरजंद टाइटल दिया। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र। और मिर्जा मुगल अपने भाई बंधुओं को ये टाइटल दिया करते थे। तो ये टाइटल देखकर अकबर ने मानसिंह को कहा कि तू मेरे भाइयों से कम नहीं है, तो अपना भाई है यार। तो मिर्जा मुगलों का एक जो वंशानुगत टाइटल हुआ करता था, मिर्जा गयास बेग, मिर्जा हुमायूं, मिर्जा शेख, ऐसे मुगलों में बहुत सारे नाम होते हैं। लिख लिया। अब लिखो स्वर्णकाल। स्वर्णकाल राम सिंह सेकंड।
स्वर्णकाल का मतलब है सर्वाधिक विकास। देखो इन्होंने कालू व चूड़ामन नामक कलाकारों को दिल्ली भेजा भोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त करने। तो कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ती है क्या कॉपी में? पूरा सदुपयोग कर रही है। लिख लिया? तो राम सिंह के टाइम से फिर ये कला चलती आ रही है, आज भी चल रही है। इस कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, इंटरनेशनल लेवल तक इस कला को पहचान दिलाई, उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। क्या कह रहा है? क्या है? तो तू एग्जाम कहाँ का दे रहा है? हैं? तो मोबाइल में सर्च करना, पता चल जाएगा। मैं पर्स से अब तक गया नहीं, ना मैंने बर्तन खरीदे हैं। ठीक है। देखो बाहर का तो मैं क्या बता सकता हूँ, चल रही है नहीं चल रही। कन्फर्म जिसका अपन को पता नहीं है उसका अपन बता नहीं सकते। जितना अपन को पता है उतने अपन को चलना है। ठीक है। अब ब्लू पोट्री में कैसे रंग से चित्र बनाए जाते हैं? नीले रंग से। लेकिन कृपाल सिंह ने सोचा यार एक ही एक कलर में लोग बोर हो गए होंगे, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अपन नाम ब्लू पोट्री है लेकिन और नए रंग लगाएंगे इसमें। तो 25 रंगों का और इन्होंने प्रयोग कर दिया। बाकी नॉर्मली जो काम कर रहे थे वो सब कैसे रंग कर रहे थे? नीले। ब्लू पोट्री है तो मतलब नीले रंग से। तो इन्होंने कहा कि भाई अब ये कृपाल पोट्री हो गई, कि आप सबने कहा था भी नीले रंग से काम करेंगे तो नीली पोट्री थी। मैंने जो डिजाइन की वो कृपाल पोट्री, या फिर इसको कह सकते हैं कृपाल शैली। तो इन्होंने नीले रंग के साथ 25 और नए रंगों का प्रयोग करके ब्लू पोट्री के बर्तन बनाए, इस पे अपनी शैली डेवलप की। तो एक बार प्रश्न आ चुका है, कृपाल शैली का जनक कौन है? ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, इन्होंने कौन सी शैली डेवलप की थी? कृपाल। और कृपाल शैली का संबंध भी किससे है? तो फिर आएगा संगीत से, नृत्य से, बर्तनों से, पोट्री कला से। तो अपन को कौन सी कला बता देनी है? पोट्री कला। ठीक है। कृपाल शैली। तो कृपाल सिंह शेखावत के बारे में बात करें अपन। कृपाल सिंह शेखावत 25 नए रंगों का प्रयोग।
इनका जन्म महू गांव में हुआ था। महू अभी तो नीम का थाना के आसपास है, सीकर में पड़ता था ये गांव। 2008 में इनकी मृत्यु हुई जयपुर में। इनके गुरु हैं भूर सिंह शेखावत। जो आगे अपन बात करेंगे, जिन्हें गांवों का चितौरा कहते हैं। आगे आपको इधर लिखना है इनको कौन कौन से सम्मान मिले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा, 1974 में पद्म श्री इनको मिला। 2000 में इनको शिल्प गुरु सम्मान मिला। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध करने वाला व्यक्ति कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। याद नहीं रहे तो ये लाइन लिख लेना। इन्होंने ब्लू पोट्री कला को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। इन्होंने ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई। लिख लिया? इसके अलावा अन्य अगर कलाकारों की बात करें तो गोपाल सैनी है, नाथी बाई है, ये इसके प्रमुख इसके अलावा कलाकार माने जाते हैं। उन सबको लेकर और अदर जो कलाएं हैं उनको लेकर अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ब्लू पोट्री को लेकर और जो आज अपन ने बातें करी है, चाहे जेटेक की बात हो या शिल्प ग्रामों की बात हो, तो यहाँ पर फिर किसी के कोई समस्या है क्या? क्लियर है सारी बातें? बहुत सारी हस्तकलाएं आएगी, तो क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि ये आपके आर्ट एंड कल्चर में और ज्योग्राफी दोनों में ये टॉपिक आता है, तो ध्यान से इसको याद करने की कोशिश करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।